Hello friends, I welcome you all to my YouTube channel CA राहुल अग्रवाल क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थर्ड पढ़ेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट। देखिए, हमारे सिलेबस में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थर्ड भी है, फिर एक सेपरेटली चैप्टर आएगा कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो हम क्या करेंगे, इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में जिस तरीके के क्वेश्चन गिवन है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन गिवन है, उनके रिलेटेड ही कंसेप्ट को पढ़ेंगे। जो डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड है उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे उस वाले चैप्टर को जब हम कवर करेंगे। किसी को फिर भी अगर जल्दी है डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड पढ़ना हो तो मैं यहाँ पर लिंक दे दूंगा, आप लोग वो जाकर देख सकते हो। डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड दोनों की मैंने वीडियोस पहले भी बना रखी है, ठीक है। अदरवाइज हम उस चैप्टर पर जब पहुंचेंगे तो कवर करेंगे ही। आई बात समझ में? तो आइए विदाउट वेस्टिंग टाइम AS3 पर चलते हैं। AS3 है कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो पहला वर्ड आया उसमें कैश। कैश का मतलब क्या होता है? देखिए, AS3 में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स दोनों इंक्लूडेड है। कैश क्या हुआ? कैश इन हैंड, और साथ में डिमांड डिपॉजिट्स विद बैंक, मतलब बैंक के पास ऐसा पैसा जिसके अगेंस्ट हम चेक काट सकते हैं। डिमांड डिपॉजिट्स, समझ में आई बात? तो कैश हो गया, कैश इन हैंड प्लस डिमांड डिपॉजिट्स विद बैंक। FD के अगेंस्ट आप चेक नहीं काट सकते, इसलिए FD कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में इंक्लूड नहीं की जाती। ये याद रखना आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट चीज क्या है? कैश इक्विवेलेंट। कैश इक्विवेलेंट क्या होते हैं? शॉर्ट टर्म हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट्स, मतलब इतनी लिक्विड इन्वेस्टमेंट है कि उसको हम बहुत जल्दी इजीली कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं बिना कोई ज्यादा दिक्कत के, ठीक है। आइए एक बार इसकी डेफिनेशन देखते हैं हम क्या लिखा है। कैश इक्विवेलेंट्स आर शॉर्ट टर्म हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट्स रेडिली कन्वर्टेबल इनटू कैश विद इन अ पीरियड ऑफ नॉट मोर देन 3 मंथ्स। 3 महीने के अंदर अंदर जो कैश में कन्वर्ट की जा सकती हो वो क्या कहलाएगी? कैश इक्विवेलेंट्स, ठीक है। अब कैश इक्विवेलेंट में हम लोग ट्रेजरी बिल, कमर्शियल पेपर वगैरह को लेते हैं, लेकिन अगर हमने इक्विटी शेयर्स में पैसा लगा रखा है, ठीक है, वो हम लोग 2 महीने के लिए ही लगाया है, लेकिन उसको हम कैश इक्विवेलेंट नहीं मानते, क्योंकि शेयर्स की वैल्यू मार्केट में, जो स्टॉक मार्केट है उसमें शेयर्स की वैल्यू बहुत ज्यादा वॉलेटाइल होती है, बहुत जल्दी जल्दी चेंज होती रहती है, ठीक है। इसलिए हम उसको कंसीडर कर नहीं चलते। तो आइए सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं हम, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का ही है, ये अपने स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ XYZ लिमिटेड कैलकुलेट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ऑन 31 मार्च 2022 एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थर्ड। पहला पॉइंट कहता है बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट पासबुक में बैलेंस कितना दे रखा है? 25,000 रुपए, ठीक है, बट हमारे को तो अपनी कैश बुक के हिसाब से देखना होता है, ठीक है। चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड इन द बैंक। 15,000 रुपए के चेक हमने तो काट दिए, हमने चेक इशू किया होगा तो हमने अपने बैंक बैलेंस में कम कर लिया होगा, लेकिन वहां नहीं पहुंचे तो अपने बैलेंस पर आने के लिए क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। आपने BRS पढ़ा होगा बचपन में, 11th 12th वगैरह में, तो आपको मालूम होगा 15,000 इसमें से माइनस कर देंगे पासबुक में से, तो हम कैश बुक वाले बैलेंस पर पहुंच जाएंगे। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट इन लिक्विड इक्विटी शेयर्स ऑफ ABC लिमिटेड 50,000 रुपए। देखिए यहां पर इक्विटी शेयर्स कह रहा है, मैंने आपको कहा इक्विटी शेयर्स को हम कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ट्रीट नहीं करते। नेक्स्ट है FD क्रिएटेड ऑन 1 नवंबर 2021 एंड मैच्योरिंग ऑन 15 अप्रैल 2022। 15 अप्रैल को हो जाएगी, हम 31 मार्च को बना रहे हैं। हो सकता है आपको लगे कि अगले 3 महीने के अंदर अंदर ही ये कैश में कन्वर्ट हो जाएगी, लेकिन FD करना भी कैश इक्विवेलेंट नहीं माना जाता। केवल डिमांड डिपॉजिट्स जो होते हैं बैंक में, उसको हम लोग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में लेते हैं, बताया था आपको। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स इन हाईली लिक्विड सॉवरेन डेट म्यूचुअल फंड। डेट म्यूचुअल फंड है, इक्विटी म्यूचुअल फंड नहीं। ऑन 1 मार्च 2022 हैविंग मेच्योरिटी पीरियड ऑफ लेस देन 3 मंथ्स। इसको लेंगे हम 1 लाख को, ठीक है। तो 25,000 में से 15,000 माइनस किया था और 1 लाख रुपए आ गया, ये भी ले लेंगे। बैंक बैलेंस इन अ फॉरेन करेंसी अकाउंट इन इंडिया $1,000 का है। कन्वर्जन रेट क्या है? ऑन द डेट ऑफ डिपॉजिट 69, ठीक है, पर USD एज ऑन 31 मार्च 2022 इसका रेट हो गया 70 रुपए का पर USD, ठीक है। देखिए हम लोग बना रहे 31 मार्च 2022 को, ये ना हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 जब पढ़ेंगे, फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड है, वहां पर पता चलेगा हमारे को कि क्लोजिंग, जब बैलेंस शीट जब क्लोज कर रहे होते हैं तो क्लोजिंग रेट्स को लेते हैं हम, ठीक है, इन मॉनेटरी एसेट्स के लिए। तो ये एक मॉनेटरी एसेट है,
हम क्लोजिंग रेट लेंगे जो कि क्या है, उस टाइम 70 चल रहा है, तो 70 से मल्टीप्लाई करके ये हमारा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट बनेगा। आई बात समझ में? तो 25 में से 15,000 गए, 10,000 ये आया, 1 लाख रुपए का सॉवरेन डेट और 70,000 रुपए हमारा फॉरेन करेंसी बैंक अकाउंट। ये तीनों चीजें कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट बनेगी। आई होप आप लोगों को ये क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं। इसमें हम लोग 3 एक्टिविटीज पढ़ते हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। मैं फिर बता रहा हूं, मैं फुल फ्लेजेड क्वेश्चन के हिसाब से नहीं करा रहा, उसके लिए सेपरेट चैप्टर वहां डिस्कस करेंगे डिटेल में, डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड को। यहां पर इस एएस में कंसेप्चुअल क्वेश्चंस कुछ गिवन है, उनको डिस्कस करने के लिए मैं आपको यहां पर ये कंसेप्ट्स बता रहा हूं। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कौन सी होती हैं? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की डेफिनेशन है एएस में, प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज। जो हमारी रेवेन्यू जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं उससे रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज हो रही है, सेल करना, डेटर से पैसे आना, फिर सेल कर रहे हैं तो कुछ परचेजेस भी करेंगे रॉ मटेरियल की, क्रेडिटर को पेमेंट करना, ये सारी चीजें क्या है, प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी। और इससे रिलेटेड रेवेन्यू, प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज से इससे रिलेटेड जितनी भी है, जैसे सैलरी पे करना, ऑफिस के बाकी एक्सपेंसेस होना, ये सब हमारे ऑपरेटिंग में आते हैं। और ऑपरेटिंग का दायरा इतना बड़ा है कि इसके लिए डेफिनेशन में ये भी बोला गया है, वो एक्टिविटीज जो इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग ना हो वो होंगी ऑपरेटिंग। समझ में आई बात? जो इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग में ना जा पाए, क्योंकि इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग की बहुत शॉर्ट डेफिनेशन है, जो उनमें नहीं जा पाएगी वो सब किस में आ जाएगी, फिर ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, जो भी इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग नहीं है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज कौन सी होती हैं? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का मतलब हुआ जो भी हम नॉन करंट असेट्स और इन्वेस्टमेंट्स, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में हम एक्विजिशन कर रहे हैं नॉन करंट असेट्स की, या उनको डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं, और उससे रिलेटेड होने वाली इनकम। जैसे हमने फिक्स्ड असेट्स एक्वायर कर, हमने कहीं पर पैसा इन्वेस्ट किया, उसमें हमारे को इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, डिविडेंड रिसीव हो रहा है, ये सब क्या कहलाएगी? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ठीक है, मतलब नॉन करंट असेट्स को परचेज करना, उनको डिस्पोज ऑफ करना और उससे होने वाली इनकम। फाइनेंसिंग एक्टिविटी क्या थी? अपना बिजनेस चलाने के लिए लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस से जब हम पैसा अरेंज करते हैं, जैसे शेयर्स इशू करना, बैंक से लोन लेना, डिबेंचर्स इशू करना, ये सब क्या है? फाइनेंसिंग एक्टिविटी। उनकी रीपेमेंट बदल थोड़ी ना जाएगी, वो भी तो क्या रहेगी? फाइनेंसिंग एक्टिविटी। और उनसे होने वाली कॉस्ट, जैसे इंटरेस्ट पे करना, डिविडेंड पे करना, ये सब क्या कहलाता है? फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ठीक है, बाकी तो जब हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट मेथड पढ़ेंगे तब बताएंगे। कुछ चीजें जो इंपॉर्टेंट है उस पर आते हैं। देखिए, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हर एंटरप्राइज के लिए, कोई भी एंटरप्राइज हो उनके लिए जनरली ये सारी क्या है? ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है। कई बार क्वेश्चन आ जाता है तो उसको डिस्कस कर लेते हैं, एमसीक्यू भी आ सकता है। लोन एडवांस गिवन टू एम्प्लॉयज एंड इंटरेस्ट अर्नड ऑन देम। अपने एम्प्लॉयज को लोन की फैसिलिटी देते हैं, ये एचआर की पॉलिसी में लिखा होता है कंपनियों की, कि एम्प्लॉयज को जरूरत हो तो वो लोन ले सकते हैं, और उससे कंपनी इंटरेस्ट भी लेती है। बहुत कम इंटरेस्ट होता है बैंक के मुकाबले, जिससे कि एक फायदा मिल पाए एम्प्लॉय को यहाँ पर हमारे यहाँ काम करने का। तो ये एक ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट है। हमने एम्प्लॉय से कमाने के लिए ये काम नहीं कर रहे हम, वो उनको हेल्प करने के लिए कर रहे हैं। ठीक है, एम्प्लॉयज को एक हमने एक्स्ट्रा फैसिलिटी दी है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। ठीक है, एडवांस पेमेंट टू सप्लायर्स एंड इंटरेस्ट अर्नड ऑन देम। अपने सप्लायर्स को हमने जल्दी पेमेंट कर दी, उन्होंने कहा कि भाई फैसिलिटी मिलेगी आपको, अगर आप जल्दी दोगे तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा, हमने कर दी, तो उस पर इंटरेस्ट मिलना कौन सी एक्टिविटी है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। इंटरेस्ट अर्न फ्रॉम कस्टमर्स फॉर लेट पेमेंट। कस्टमर्स ने लेट पेमेंट करी, हमारे डेटर ने पेमेंट लेट करी, उससे हमने इंटरेस्ट कमा लिया। ठीक है, ये लोन वगैरह नहीं, लोन वगैरह की बात नहीं हो रही कि हमने लोन की रीपेमेंट, वो तो फिर आप फाइनेंसिंग एंटरप्राइजेस पे चले जाओ। ये नॉर्मल बात कर रहे हैं हम, हमारे कस्टमर से, हमारे डेटर से पैसा लेट आया और हमने इनवॉइस में लिख रखा था कि भाई अगर आप पेमेंट लेट करोगे तो आपको इंटरेस्ट चुकाना पड़ेगा, उसने इंटरेस्ट पे करा। ये कौन सी एक्टिविटी है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। इंटरेस्ट पेड टू सप्लायर्स फॉर लेट पेमेंट, वो ये भी ऊपर कहा था, सप्लायर को जल्दी पेमेंट करी तो इंटरेस्ट रिसीव हुआ, लेट पेमेंट करी तो इंटरेस्ट पे करना पड़ा। नॉर्मल है, सब कुछ बिजनेस से रिलेटेड है ये सब, इसलिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी। टैक्स पेड एंड टीडीएस ऑन ऑपरेटिंग इनकम। टैक्स पे करना, टैक्स देखिए नॉर्मली जो टैक्स पे करते हैं हम
जो कंपनी का टैक्स लगेगा कॉर्पोरेट टैक्स, वो तो हमारा ये है ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। लेकिन अगर कुछ असेट से रिलेटेड टैक्स हुआ, जिसको आप लोग इनकम टैक्स में पढ़ोगे कैपिटल गेन टैक्स कहलाता है, वो असेट बेचने पर अगर कुछ टैक्स है वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। अदरवाइज जो बिजनेस का टैक्स है, बिजनेस इनकम पर जो टैक्स लग रहा है हमारा, वो तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी ही कहलाएगा। फिर कहते हैं टीडीएस ऑन ऑपरेटिंग इनकम। अब मैं ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है, इसको आपको पहले बता दूं, कई लोगों को कंफ्यूजन रहती है। ऑपरेटिंग इनकम पर टीडीएस ये क्या हुआ? जैसे हमने कमीशन अर्न करी, कमीशन अर्न हुई हमारी 1 लाख रुपए की, तो जब हम कमीशन अर्न करेंगे तो सामने वाला कुछ टीडीएस काट के देगा, उसने टीडीएस डिडक्ट करा 10,000 रुपए का, ठीक है। तो जब टीडीएस डिडक्ट करके उसने पेमेंट करी तो हमें पेमेंट एक्चुअल में कितनी मिली? 90,000। या तो आप कैश फ्लो स्टेटमेंट में 90,000 ही लिखो, ठीक है, लेकिन हम क्या करेंगे जनरली, हम अपने कमीशन के लेजर से उठा लेंगे ग्रॉस बैलेंस कि अच्छा कमीशन अर्न कितनी दिख रही है वहां पर, 1 लाख रुपए, वो उठा ली। जबकि एक्चुअल में आपको 1 लाख रुपए मिले तो है नहीं, मिले तो केवल 90 है। और ये चैप्टर कौन सा है? कैश फ्लो। तो कैश का फ्लो तो केवल 90,000 का हुआ, 1 लाख कैसे लिख सकते हो आप? इसलिए फिर ये 10,000 रुपए माइनस कर देते हैं। समझ में आई बात? इसलिए लिखा है टीडीएस ऑन ऑपरेटिंग इनकम भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, माइनस कर देते हैं। समझ में आई ना बात? नेक्स्ट पॉइंट कहता है इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड ऑन लॉस ऑफ स्टॉक और लॉस ऑफ प्रॉफिट। देखिए, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम का भी कंसेप्ट होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट में। ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम क्या होती हैं? वो आइटम जो हमारे को लगता है कि हमारे नॉर्मल बिजनेस से कुछ हटके है, ठीक है, हमारे नॉर्मल बिजनेस से हटके है और ये बात रिकरिंग नहीं है, बार बार नहीं होगा। जैसे किसी साल में लॉस बाय अर्थक्वेक हो गया, ये बार बार तो होगा नहीं। लॉस बाय फायर हो गई, ठीक है, या फिर लॉस बाय फायर हुई थी और उसका इंश्योरेंस क्लेम आ गया, तो ये सब एक्टिविटीज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, इसको हमें अलग से कैश फ्लो स्टेटमेंट में दिखाना होता है। अब कैसे दिखाएं? इस तरीके से दिखाएंगे कि इसका इंपैक्ट ही ना पड़े कैश फ्लो पे। जैसे अगर हमें इंश्योरेंस क्लेम मिला तो हम जो इनडायरेक्ट मेथड में प्रॉफिट लिखते हैं ना, सबसे पहले नेट प्रॉफिट लिखते हैं, कितना हुआ पीबीटी। अब उसमें हम लेस कर देंगे इंश्योरेंस क्लेम, क्योंकि इनकम में पहले ऐड किया हुआ इंश्योरेंस क्लेम मिला था हमें, पहले माइनस कर दो, ठीक है, पूरा कैश फ्लो बना लो, मतलब पूरा ऑपरेटिंग एक्टिविटी खत्म कर लो। लास्ट में क्योंकि आपने वो माइनस किया था, वापस ऐड बैक कर दो, ऐड इंश्योरेंस क्लेम। तो ऊपर माइनस किया, वापस ऐड बैक कर लिया, नलीफाई हो गया, इंपैक्ट हुआ। फर्क क्या पड़ा? फिर इसका फर्क ये पड़ा कि हाईलाइट हो गया कैश फ्लो स्टेटमेंट में, मतलब दिख गया अलग से कि ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है हमारी। आई बात समझ में? ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑपरेटिंग में भी हो सकती है, इन्वेस्टिंग में भी हो सकती है, ठीक है। अगर हमारी कोई मशीन खराब हुई थी, अर्थक्वेक से मशीन में कोई प्रॉब्लम आई थी और उसका इंश्योरेंस क्लेम मिला है, तो वो एक इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हुई, उसको वहां दिखाएंगे। और अगर नॉर्मल ऑपरेटिंग बिजनेस से हुआ है तो उसको यहां दिखाएंगे हम ऑपरेटिंग में, है ना? समझ में आई बात? अब ये कहता है नेक्स्ट, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज फॉर ऑल एंटरप्राइज। ये सब एंटरप्राइजेस के लिए इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कहलाती है। कौन कौन सी? लोन एडवांस देना अपनी सब्सिडरीज को और उस पर इंटरेस्ट अर्न करना। ये सब्सिडरी क्या होती है? सब्सिडरी कंपनी वो कंपनी होती है जिस पर हम कंट्रोल करते हैं। अब वो कंट्रोल कैसे हो सकता है? जैसे हमने दूसरी कंपनी के मोर देन हाफ ऑफ द शेयर्स अगर हम ले लें, मोर देन हाफ ऑफ द शेयर्स अगर हम किसी कंपनी के एक्वायर कर लें, तो सारे डिसीजन तो हमारे अकॉर्डिंगली होंगे, क्योंकि मेजॉरिटी तो हमारी है। जो भी डिसीजन होगा, जैसे सरकार बनती है मेजॉरिटी से, वैसे ही जो भी डिसीजन होगा कंपनी, वो तो हमारा ही होगा, क्योंकि मेजॉरिटी हमारी है। तो कंट्रोल हो गया ना एक तरीके से। फिर दूसरा होता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पर अगर आपका कंट्रोल है, तो इससे हम सब्सिडरी बन गई हमारी दूसरी कंपनी। अब उस सब्सिडरी में हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, या तो उस सब्सिडरी के शेयर्स खरीद रहे हैं, आधे से ज्यादा तो थे ही और थोड़े से खरीद लिए हमने, या फिर हम उनको लोन दे रहे हैं किसी वजह से। ये सब हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, ये हम उसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं सब्सिडरी में, ठीक है। और उससे जो इंटरेस्ट आ रहा है वो भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कहलाएगा फिर। तो लोन एडवांस गिवन टू सब्सिडरीज एंड इंटरेस्ट अर्न्ड ऑन देम, इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरीज एंड डिविडेंड अर्न्ड ऑन देम, जब शेयर्स हमने लिए उस कंपनी के। फिर टैक्स ऑन सेल ऑफ असेट्स, कैपिटल गेन टैक्स, मैंने आपको ऊपर बताया था ना, ऑपरेटिंग इनकम पर जो टैक्स लगता है वो तो ऑपरेटिंग में गया, लेकिन अगर असेट्स बेचने पर कोई टैक्स लगा है, कैपिटल गेन टैक्स, वो इन्वेस्टिंग में जाएगा।
इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड ऑन लॉस ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है, ऊपर बता चुका हूँ। टीडीएस ऑन इन्वेस्टिंग इनकम लाइक इंटरेस्ट अर्न्ड, ये वही बात, आपने इंटरेस्ट जितना अर्न किया आपने तो ग्रॉस वैल्यू उठा ली होगी, बट सामने वाले ने तो टीडीएस काट के दिया आपको, तो टीडीएस अब माइनस कर लो जिससे कि नेट पेमेंट दिखाई दे हमें इतनी मिली। 1 लाख रुपए इंटरेस्ट अर्न किया आपने, बट 10,000 रुपए कट के आया टीडीएस, तो 90,000 ही तो आया ना कैश फ्लो, इसलिए हम लोग वो डिडक्ट करते हैं टीडीएस। फिर फाइनेंसिंग एक्टिविटीज पर चलते हैं। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज एग्जांपल, लोन एडवांस टेकन फ्रॉम सब्सिडरीज, अपनी सब्सिडरी से अब हमने लोन लिया है और उस पर इंटरेस्ट पे करा। फिर नेक्स्ट डिविडेंड पे करना, ये क्या है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। टीडीएस ऑन फाइनेंसिंग एक्सपेंसेस लाइक इंटरेस्ट पेड, अब इसमें उल्टा होगा, इसमें हम एड बैक कर लेंगे। क्यों, हमने किसी को इंटरेस्ट दिया, उस पर टीडीएस काट के दिया, जब टीडीएस काट के दिया हमने इंटरेस्ट की पेमेंट, अपने खर्चों में इंटरेस्ट दिखाया 1 लाख, बट टीडीएस काटा 10,000, तो अल्टीमेटली उसको 90 दिए, 10,000 सरकार को दिए, है ना। तो हमने इंटरेस्ट की पेमेंट करी कितनी, उसको बंदे को 90,000 रुपए की, हमने दिखा दिया 1 लाख, तो वो 10,000 रुपए हम लोग एड बैक कर लेंगे, ठीक है। तो एडिड इफ टेकन ग्रॉस वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट, आई बात समझ में। अब देखिए यहां पर मैंने बता रखा है नॉन फाइनेंशियल एंटरप्राइजेस और फाइनेंशियल एंटरप्राइजेस के बीच में डिफरेंस। कुछ एक्टिविटीज का कई बार आता है, ये फाइनेंशियल के लिए क्या होगी, ये नॉन फाइनेंशियल के लिए क्या होगी। देखिए मैंने ऊपर आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया सारी एंटरप्राइजेस के लिए ऑपरेटिंग क्या होगी, चाहे वो फाइनेंशियल हो चाहे नॉन फाइनेंशियल हो। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी क्या होगी, फिर फाइनेंसिंग क्या होगी, ये तो डिस्कस कर चुके। अब कुछ नॉन फाइनेंशियल और फाइनेंशियल में एक्टिविटीज का जो डिफरेंस आता है उसको डिस्कस कर लेते हैं। फाइनेंशियल एंटरप्राइजेस कौन सी, बैंक वगैरह, यहां पर आपको देखो दिखेगा भी, ये जितने भी बैंक्स हैं, कोटक बैंक, एक्सिस बैंक, एसबीआई, ये सब फाइनेंशियल एंटरप्राइज है। नॉन फाइनेंशियल का एग्जांपल सैमसंग, ठीक है, होंडा, ये सब क्या हो गई, नॉन फाइनेंशियल एंटरप्राइजेस। ये थोड़ी ना लोन वगैरह देती है लोगों को, ठीक है। देखिए फाइनेंशियल एंटरप्राइज का काम क्या होता है, लोगों को लोन देना, ठीक है, और लोगों के पैसे रखना अपने पास, इन्वेस्ट करना उनको। जब हमने लोगों से पैसे लिए हम उनको इंटरेस्ट देंगे, ठीक है, लोगों ने पैसे अपने हमारे पास रखे, हम उनको इंटरेस्ट दे रहे हैं। एक काम तो ये हुआ, बैंक का ये काम है, तो ये कौन सी एक्टिविटी कहलाई, ऑपरेटिंग। अब इस पैसे को हम आगे इन्वेस्ट करते हैं, या तो शेयर्स वगैरह में इन्वेस्ट करेंगे या फिर दूसरों को लोन देंगे, यही 2 काम कर सकते हैं। तो लोन देना, फिर उस पर इंटरेस्ट रिसीव होगा, ये भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी। शेयर्स में इन्वेस्ट करना, उस पर डिविडेंड रिसीव करना, ये भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी। लेकिन अगर बैंक वाले शेयर्स इशू करें, ये शेयर्स इशू करना किसी का धंधा थोड़ी ना हो सकता है कि शेयर्स इशू करके पैसे अरेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो वो तो उनके लिए भी फिर फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, समझ में आया। शेयर्स इशू कर डिविडेंड पे करना, फिर उसके बाद, ये तो दोनों के लिए, कोई भी एंटरप्राइज हो, फाइनेंशियल हो नॉन फाइनेंशियल हो, ये तो दोनों के लिए ही क्या कहलाएगी, ठीक है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ये ऑपरेटिंग नहीं हो सकती शेयर्स इशू करना, ठीक है। तो यहां पर देखिए ये आपको दिखाई देगा, ये दोनों के लिए फाइनेंसिंग है, लेकिन ऊपर ये तीनों इनके लिए ऑपरेटिंग, फिर इसके लिए इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग, इन्वेस्टिंग। समझ में आ रहा है आप लोगों को ये चीज, ठीक है। एक क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। क्लासिफाई द फॉलोइंग एक्टिविटीज एज पर AS3 कैश फ्लो स्टेटमेंट। इंटरेस्ट पेड बाय फाइनेंशियल एंटरप्राइज, फाइनेंशियल एंटरप्राइज ने इंटरेस्ट पे करा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी है ये तो। टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स ऑन इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम सब्सिडरी कंपनी, हमें सब्सिडरी कंपनी से पहले सोचो इंटरेस्ट रिसीव हो क्यों रहा होगा, क्योंकि हमने उनको लोन दिया होगा, तो लोन देना तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, तो उस पर इंटरेस्ट रिसीव करना भी इन्वेस्टिंग ही हुई फिर तो। डिपॉजिट विद बैंक फॉर अ टर्म ऑफ 2 years, आपने डिपॉजिट करवाया बैंक के पास 2 साल के लिए, FD करवाई, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। इंश्योरेंस क्लेम रिसीव टुवर्ड्स लॉस ऑफ मशीन बाय फायर, वैसे तो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है, लेकिन लॉस ऑफ मशीन, ठीक है, मशीन का लॉस हुआ था तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, बैड डेट्स रिटर्न ऑफ। बैड डेट्स रिटर्न ऑफ तो हम लोग, ये तो नॉन कैश आइटम है, नॉन कैश आइटम ऑपरेटिंग में जब हम इनडायरेक्ट मेथड से कर रहे होते हैं तो उसको एडजस्ट करते हैं, एड बैक करते हैं।
वो तब डिस्कस करेंगे हम लोग, बट ये एक नॉन कैश आइटम है। आई बात समझ में? देखिए नेक्स्ट चीज उसमें आती है रिपोर्टिंग कैश फ्लोज ऑन नेट बेसिस। नेट बेसिस पर कैश फ्लो को रिपोर्ट करना अलाउड है या नहीं? जनरली ये अलाउड नहीं है। जैसे आप यहाँ पर एक एग्जांपल देखो, इन्होंने एक्विजिशन करी मशीन की, मतलब मशीन खरीदी 50,000 रुपए की, उसमें कैश आउटफ्लो हुआ 50,000 का माइनस में, और एक फर्नीचर बेच दिया 10,000 रुपए का, उसमें 10,000 रुपए का इनफ्लो हो गया कैश का। क्या ये नेट ऑफ करके -40,000 दिखा सकते हैं? नहीं, ये अलाउड नहीं है। इनको अलग अलग दिखाना पड़ेगा, मशीन का खरीदना और फर्नीचर का बेचना। आई बात समझ में? लेकिन कुछ इसमें एक्सेप्शंस हैं, वो जनरली फाइनेंशियल एंटरप्राइज के लिए दी गई हैं, क्योंकि वहां पर तो इतनी फ्रीक्वेंट ट्रांजेक्शन्स होती हैं और इतने सारे कस्टमर होते हैं, तो वो देनी जरूरी थी। फॉर अ फाइनेंशियल एंटरप्राइज जैसे एक्सेप्टेंस एंड रीपेमेंट ऑफ एफडी, एफडीज आ रही हैं, फिर मतलब आप उनको लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, फिर वापस एफडी निकाल रहे हैं, ये सब चल रहा है, तो इसको हम लोग नेट ऑफ कर सकते हैं। प्लेसमेंट एंड विड्रॉल ऑफ डिपॉजिट्स फ्रॉम अदर फाइनेंशियल एंटरप्राइज, एक फाइनेंशियल एंटरप्राइज दूसरे से, एक बैंक मतलब दूसरे बैंक पे, ठीक है, डिपॉजिट्स रखवा रहा है, फिर वापस ले रहा है, फिर रखवा रहा है, फिर ये चलता रहता है आपस में बैंक्स के बीच में, ये भी, इसको भी नेट ऑफ किया जा सकता है। ठीक है, एडवांस लोन गिवन टू कस्टमर्स, रीपेमेंट, कस्टमर्स को एडवांस देना, फिर उनकी रीपेमेंट आना, नेट ऑफ कर लो कि भाई बीच बीच में वो इंस्टॉलमेंट्स पे कर रहा है अपनी, हमने पहले लोन दिया, सीधा नेट ऑफ करके कि कितना आउटफ्लो या इनफ्लो हो रहा है बता दो, कैश फ्लो में ये चलेगा। ऐसी सेकंड पॉइंट है कैश रिसीट्स एंड पेमेंट्स ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर्स। फॉर एग्जांपल कैश रिसीव्ड एंड पेड बाय बैंक अगेंस्ट एक्सेप्टेंस एंड रीपेमेंट ऑफ डिमांड डिपॉजिट्स। अब ये डिमांड डिपॉजिट्स का एग्जांपल तो जैसे मैंने ऊपर भी बता दिया, अदरवाइज ऐसा भी हो सकता है कि आपको किसी यूनिवर्सिटी की फीस देनी है और उस यूनिवर्सिटी ने एक बैंक को कहा कि ये बैंक इस वाले बैंक में डेडिकेट करा कि आपको वहां पर पेमेंट देनी है, ये हमारे को भेज दिया करेंगे पेमेंट, तो वो किसी के बिहाफ पर पेमेंट ले रहा है, तो उसके पास पैसा आता है फिर चला जाता है यूनिवर्सिटी को, ये चलता रहेगा कुछ दिन तक उस बैंक के पास, ये इसको भी नेट ऑफ किया जा सकता है। वही थर्ड पॉइंट इस तरीके से कैश रिसीट्स एंड पेमेंट फॉर आइटम्स इन विच टर्नओवर इज क्विक, ठीक है, विद लार्ज अमाउंट्स एंड शॉर्ट मेच्योरिटीज, छोटी छोटी मेच्योरिटीज मतलब छोटे छोटे पीरियड के लिए होता है, जैसे परचेज एंड सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है, इन्वेस्टमेंट्स में अमाउंट बड़े बड़े हैं, बार बार खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, हम कभी इन्वेस्ट कर रहे हैं, कभी निकाल रहे हैं, कंपनीज में ही चलता रहता है, तो ये भी नेट ऑफ किया जा सकता है। ठीक है, अगर हमने कोई बिजनेस एक्वायर किया, कोई बिजनेस परचेज करा है, तो खरीदा है तो वो अलग दिखाना है, कोई बिजनेस हमने बेचा है तो उसको अलग दिखाना है, नेट ऑफ नहीं कर सकते। एक्विजिशन अलग, डिस्पोजल अलग। और बिजनेस परचेज करना एक इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, मतलब ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड को खरीद लिया और सी लिमिटेड को बेच दिया। ठीक है, एक खरीदी और दूसरी बेची, तो खरीदना अलग दिखाना है, बेचने में कैश आउटफ्लो हो रहा है वो अलग दिखाना है, दोनों को आपस में नेट ऑफ नहीं कर सकते। ठीक है, यही बात बता रखी है, एक इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। कैश फ्लोज फ्रॉम डिस्पोजल एंड एक्विजिशन ऑफ सब्सिडरीज नॉट टू बी नेटेड ऑफ। ठीक है, क्या क्या डिस्क्लोज करना है, टोटल परचेज कंसिडरेशन कितनी एग्री हुई और हमने कितनी कैश से पेमेंट करी, हो सकता है कुछ हमने, ठीक है, नॉन कैश में पेमेंट करी हो, लेकिन जैसे शेयर्स वगैरह इशू करके, लेकिन तो दोनों चीजें बतानी है, टोटल परचेज कंसिडरेशन कितनी है और कितनी हम कैश इन कैश इक्विवेलेंट से पेमेंट कर रहे हैं। ठीक है, एक्सचेंज गेन्स एंड लॉसेस, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। एक्सचेंज गेन्स एंड लॉसेस क्या है? देखिए मैंने आपको चैप्टर के स्टार्टिंग में भी, पिछली क्लास में भी ये कहा था कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 में हम लोग ये सीखेंगे, जो मॉनेटरी एसेट्स होती हैं फॉरेन करेंसी वाली, जैसे डेटर का बैलेंस हो गया, फॉरेन का बैंक अकाउंट हो गया, इन सबको रीस्टेट किया जाता है जो भी रिपोर्टिंग डेट है। अब अगली साल फिर बैलेंस शीट बन रही है, तो उस दिन जो रेट चल रहा है उस पर उसको रीस्टेट किया जाएगा। पिछले साल के रेट पर मेंशन था। अब जैसे अगर हमारा 50,000 रुपये एक बैंक, $50,000 बैंक में है, ठीक है, अब उसको पहले रेट, जो रेट था पिछले साल उस पर रीस्टेट किया था, फिर इस साल फिर से उसको रीस्टेट कर रहे हैं इस बार वाले रेट से, तो उसकी वजह से एक्सचेंज प्रॉफिट या लॉस आ सकता है, एक्सचेंज गेन और लॉस, और उसको हम लोग P&L में लेकर जाते हैं। एक्सचेंज लॉस और गेन को प्रॉफिट एंड लॉस में लेकर जाया जाता है, लेकिन कैश फ्लो स्टेटमेंट में कहा जाता है कि वो एक्चुअल में तो कैश का कोई फ्लो ही नहीं हुआ, उसमें केवल रीस्टेट हुई आपकी फिगर्स।
ठीक है ना, केवल रीस्टेट हुई फिगर्स, कोई कैश का फ्लो तो हो ही नहीं रहा, ना कोई इनफ्लो हुआ ना कोई आउटफ्लो हुआ, सेम बैलेंस है। या तो कोई इंटरेस्ट वगैरह आपको मिला हो, क्रेडिट हुआ हो तो बताओ, नहीं मिला, बस केवल वही बैंक बैलेंस पहले था वही बैंक बैलेंस अब है, बस उसको रीस्टेट कर दिया आपने, तो वो एक फ्लो नहीं है। फिर क्या करें, हम क्या करेंगे, उतने वो जो डिफरेंस हमने P&L में लेके गए होंगे, एक्सचेंज गेन अगर जैसे हमने लिखा, तो उस एक्सचेंज गेन को कैश फ्लो स्टेटमेंट में माइनस करना पड़ेगा। कैसे माइनस करना पड़ेगा, जब हम प्रॉफिट लिखते हैं ना सबसे पहले, ये प्रॉफिट हमने उठाया P&L से लिख दिया, तो उस प्रॉफिट में वो गेन भी इंक्लूडेड है, तो उसको लेस कर दो। ठीक है, लेस कर दिया। अगर लेस कर देंगे ऐसे ही चलता रहे तो मैच नहीं करेगी आपकी कैश फ्लो स्टेटमेंट। क्यों, एक बार को सोचो, एंट्री क्या होनी चाहिए, जब हम जर्नल एंट्री AS 11 में पढ़ेंगे भी कि ये एक्सचेंज डिफरेंस की वजह से जो एक्सचेंज गेन आया, बैंक अकाउंट डेबिट टू एक्सचेंज गेन हुआ, एक तो बैंक बैलेंस बढ़ गया आपका रीस्टेट होने की वजह से, और एक्सचेंज गेन हुआ उसको आप P&L में ले गए, तो आपका बैंक बैलेंस बढ़ा है। अब आप जब कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते वक्त इस बार का आपने नेट निकाला, ये नेट चेंजेस इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, तो उसमें उसके इंपैक्ट को तो हटा ही दिया, उसमें आपने वो जो डिफरेंस आया था वो तो आपने इंपैक्ट ही हटा दिया, तो वो मैच कैसे कर, जब आप इसमें ऐड ओपनिंग करोगे तो क्लोजिंग के इक्वल आएगा ही नहीं, क्योंकि वो जो एडिशन हुआ था उसको आपने माइनस कर दिया है। तो हम क्या करेंगे, इसलिए उसको अलग से ऐड बैक करके दिखाएंगे नीचे, जब ओपनिंग लिख देंगे फिर उसको अलग से ऐड बैक करके दिखाएंगे, फिर बाद में क्लोजिंग के वो मैच कर पाएगा। मजबूरी है ऐड करना, क्योंकि ऐड नहीं करेंगे तो फिर वो मैच नहीं करेगा। समझ में आई बात, तो उसको पहले इसलिए हटाना होता है क्योंकि वो एक कोई एक्सचेंज गेन या लॉस एक्चुअल में नहीं, मतलब वो जो एक्सचेंज गेन लॉस है उसमें कोई फ्लो नहीं हो रहा। हाँ, लेकिन अगर आपको कोई इंटरेस्ट वगैरह रिसीव हुआ एक्चुअल में तो बताओ, वो है कैश फ्लो। लेकिन केवल रीस्टेट कर रहे हो फिगर से, उसमें कहाँ कैश फ्लो आ रहा है। ठीक है, तो वही चीज मैंने यहां पर लिख रखी है एक्सचेंज गेन्स एंड लॉसेस से रिलेटेड। इसका एक एग्जांपल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 दे रखा है बुक में, अपने स्टडी मटेरियल में, मतलब Z Limited has no foreign currency cash flow during the reporting period. It held a deposit in a bank in France. The balance at the beginning of the year and at the end of the year were 1 lakh euro and 1 lakh 5,000 euro respectively. साल के शुरू में कितना था, 1 लाख यूरो और 1,05,000 यूरो साल के एंड में था। द एक्सचेंज रेट एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर 82 है, 1 यूरो 82 का है, और एट द एंड ऑफ द ईयर 1 यूरो 85 का हो गया। The increase in the deposit balance of 5,000 was on account of interest credited on the last day of the reporting period. हमें इंटरेस्ट मिला है 5,000 यूरो का, ठीक है, इस वजह से हमारा बैंक बैलेंस बढ़ा है। The deposit was reported at 82 लाख रुपये in the opening balance sheet, क्योंकि भाई 1 लाख यूरो को जब 82 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 82 लाख ही तो आना चाहिए साल के शुरू में। ये ओपनिंग में दिखा रहा है, क्लोजिंग में कितना दिखा रहा है, ये कहते हैं क्लोजिंग में हमने शो कर रखा है 89,25,000, बिल्कुल सही शो कर रखा है, क्योंकि 1,05,000 यूरो है और 85 का रेट है, मल्टीप्लाई करके ये आ गया। इसका मतलब कितना बढ़ा, ये बढ़ गया 7,25,000 रुपये। हमने क्या किया होगा, जब हमने P&L वगैरह बनाया होगा, ये हमने एक्सचेंज गेन लिखा होगा 7,25,000 रुपये का, बिल्कुल लिखा होगा। अब कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या कहता है, कहता है देखिए ये जो 5,000 रुपये आपने कमाए, 5,000 इंटू मतलब रेट क्या है 85 है ना साल के एंड में, तो 5,000 इंटू 85 जो कमाए, इसको तो हम मानते हैं कि ये तो एक्सचेंज प्रॉफिट है, मतलब इसमें तो कैश फ्लो हो रहा है। लेकिन ये केवल रीस्टेट जो करा 1 लाख को, पहले 82 दिखा रखा था, 85 दिखा दिया, मतलब ये जो 3 इंटू 1 लाख आया 3 लाख रुपए, ठीक है, ये आएगा 4,25,000 रुपये। तो ये 4,25,000 रुपये को तो वो मानने को तैयार है कैश फ्लो स्टेटमेंट, लेकिन ये 3 लाख रुपए को मानने को तैयार नहीं है। ये तो कह रहा है केवल रीस्टेट कर रहे हो आप, इस साल कोई नया कैश फ्लो तो हुआ नहीं, केवल रीस्टेट कर दी फिगर को। तो इस वजह से इस 3 लाख रुपए को हम लोग पहले प्रॉफिट में से माइनस करेंगे इस साल के, ठीक है, लास्ट में लेकिन ओपनिंग कैश इक्विवेलेंट में ऐड कर देंगे, जिससे कि क्लोजिंग के मैच इक्वल आ पाए। समझ में आई बात। आपको मैं यहाँ पर एक सन फार्मा की बैलेंस शीट दिखा, मतलब एनुअल रिपोर्ट है ये सन फार्मा की। यहाँ पर आप कैश फ्लो स्टेटमेंट देखो, यहाँ पर कैश फ्लो स्टेटमेंट में उन्होंने ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट
फिर क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के बीच में लिख रखा है, ये फॉरेन एक्सचेंज का एडजस्टमेंट कर रखा है, ये इनको भी करनी पड़ी मजबूरन, वो इसी वजह से। ठीक है, ये सन फार्मा की एनुअल रिपोर्ट है। फिर इसके बाद लास्ट आता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। मैंने आप लोगों को बता ही दिया, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम पिछली क्लास में डिस्कस किया था, ऑपरेटिंग की, इन्वेस्टिंग की। डिस्क्लोजर्स क्या क्या देने होते हैं, ये तो जो डिस्क्लोज करा हमने कैश फ्लो स्टेटमेंट में वो कर ही दिया। साथ में डिस्क्लोजर ऑफ एडिशनल इन्फॉर्मेशन रेलेवेंट फॉर अंडरस्टैंडिंग द फाइनेंशियल पोजीशन एंड लिक्विडिटी ऑफ द एंटरप्राइज। कुछ और अगर एडिशनल लगता है तो वो जरूर देना है। सिग्निफिकेंट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हेल्ड बाय कंपनी बट नॉट अवेलेबल फॉर इट्स यूज। अगर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट पे कोई पाबंदी लगी हुई है, बैंक ने कोई पाबंदी लगा रखी है कि आप उसको यूज नहीं कर सकते, तो उसको जरूर डिस्क्लोज करना है कि क्या रीजन है और हम उसको, ठीक है, ये यूज नहीं कर पा रहे। आई बात समझ में? तो बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। हमने आज की क्लास में AS3 को खत्म कर दिया। थैंक यू सो मच।